तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल आता है, लेकिन पिछले 2 साल से ट्रांसफार्मर पूछा नहीं गया है। तो इस साल पूरी चांस है कि ट्रांसफार्मर पूछने का, कि एग्जाम में आपका ट्रांसफार्मर आ सकता है। तो आज हम ट्रांसफार्मर, अगर ये ट्रांसफार्मर अगर आपके एग्जाम में आता है तो समझ लीजिए कि 3 मार्क्स में ट्रांसफार्मर पूछा जाएगा आपसे, यानी 3 नंबर में आएगा। अब 3 नंबर में हो सकता है इसका प्रिंसिपल पूछ दे आपसे, या पूरा वर्किंग पूछ दे, या हो सकता है कि इस पर आपको 1-2 न्यूमेरिकल पूछ दे। तो अगर थ्योरी नहीं आती तो न्यूमेरिकल श्योर आना है, तो हम आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर को अपने। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर देखिए होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है बेटा, वो होता है एक तरह का डिवाइस है जो क्या करता है कि हाई वोल्टेज के लो करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट में कन्वर्ट करता है, और इसका उल्टा भी करता है। नहीं, अगर हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज के लो करंट को हाई वोल्टेज के लो करंट को किसमें कन्वर्ट करता है? ये लो वोल्टेज के हाई करंट पे कन्वर्ट करता है। हाई वोल्टेज के लो करंट को लो वोल्टेज के हाई करंट में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर का वर्किंग है। तो किस प्रकार से आपका ट्रांसफार्मर क्या करता है कि आप देखे होंगे अक्सर आपके घरों के बाहर, गांव के कॉलोनी के बाहर आपके ट्रांसफार्मर लगा होगा। कहीं की बड़ा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, कहीं की छोटा ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो जरूरत के हिसाब से हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो किस प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर काम करता है? देखिए, ये तो इसकी पहले इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि ट्रांसफार्मर भाई है क्या। ये क्या करता है, हाई वोल्टेज के लो करंट को लो वोल्टेज के हाई करंट में, या उसका इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। तो अगर किसी, अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर का आपको दिखाया गया। पहले सबसे पहले इसका प्रिंसिपल और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है, तो किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो आपका काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, यानी ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो सबसे पहली बात समझ लें कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। तो म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए हमको थोड़ा सा एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन भाई क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका क्या है, ये आपका टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि मान लीजिए अगर हम 2 कॉइल ले लें। अगर हमारे पास 2 कॉइल है, एक कॉइल हम लेते हैं, ये हो गया, इसमें हम लोग बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। और इसके बगल में एक कॉइल ले लेते हैं, इसके बगल में हम लोग दूसरा कॉइल ले लेते हैं इस तरीके से, और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। अब सोचो गैल्वेनोमीटर काम करता है, गैल्वेनोमीटर करता है कि जो भी करंट इसमें फ्लो करेगा, अगर इसमें करंट फ्लो करता है तो इसके डिफ्लेक्शन को मेजर करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो अगर हम जैसे ही मान लीजिए हम ये पहला कॉइल है, दिस इज कॉइल C1, और ये क्या हो गया आपका कॉइल C2, राइट। अब कॉइल C1 में मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया। तो ये बैटरी क्या करेगा, करंट फ्लो कराएगा इसमें। तो मान लीजिए करंट इसे फ्लो कर रहा है, तो जैसे इसमें करंट चेंज होगा तो एक कॉइल है, यानी कॉइल एक तरह का क्या होता है, आर्टिफिशियल सोलेनॉइड होता है। तो सोलेनॉइड भी आपको पता है, जब किसी सोलेनॉइड में करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यानी वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो जैसे ही बार मैग्नेट बनेगा तो इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस दूसरे कॉइल से आपका क्रॉस करेंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुई, क्रॉस। इसका यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। अब इंड्यूस्ड करंट जनरेट होने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। आप पढ़ेंगे इस बात को कि इंड्यूस्ड करंट जनरेट होने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा, जब इसमें हम इस करंट को चेंज करेंगे। जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस करंट को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के इसके अंदर क्या आएगा, एक ईएमएफ आएगा, और उस ईएमएफ के सहारे क्या आएगा, इसमें एक इंड्यूस्ड करंट आएगा, राइट। इसमें क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो अभी आपको पूरा टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, इसको किसी और क्लास में हम पढ़ाएंगे म्यूचुअल इंडक्शन को। तो म्यूचुअल इंडक्शन समझ लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर का आपको ये फिगर दिख रहा होगा कि अगर ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी कॉइल हो गया, यहाँ पे एक कॉइल लगा देते हैं, एक कॉइल यहाँ लगा देते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर देखिए यहाँ पे। तो ऐसे क्या करते हैं कि
पूरा का पूरा आयरन यूज नहीं करेंगे, आयरन को क्या करेंगे, ऐसे पीसेस के टर्म में, एक शीट के टर्म में काट काट कर ऐसे एक के ऊपर एक लगा दे, आप फिगर में देख रहे होंगे, एक के ऊपर एक लगा देते हैं। इसका भी रीजन बताएंगे आपको बाद में कि क्या इसका रीजन होता है, क्यों ऐसा हम करते हैं। तो ये आपका होगा क्या, आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर देखिए दो बातें हैं, एक यहाँ प्राइमरी बीडिंग है। प्राइमरी बीडिंग मतलब इसमें प्राइमरी करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल से होते हुए, तो जो भी यहाँ पे करंट फ्लो करेगा इसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। और यही मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए यहाँ पे एरो दिखाया गया, यही मैग्नेटिक फ्लक्स इस आता है सेकेंडरी कॉइल में। यानी सेकेंडरी कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स आता है तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो जैसे जैसे, क्योंकि अल्टरनेटिंग देखिए यहाँ भी जो है करंट जनरेट हो रहा है, जो करंट यहाँ भेज रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ भी जो आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ से वो भी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर है वो केवल वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, यानी वोल्टेज के सारे करंट क्या करता है, वेरी कराता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ भी हमको एसी ही देना है और यहाँ भी हमको क्या मिलना है, यहाँ भी हमको एसी ही मिलना है। तो इनपुट भी एसी रहेगा आपका, आउटपुट भी एसी रहेगा। आपको पता है कि एसी का जो वोल्टेज होता है कुछ इस हिसाब से वेरी करता है ना, कभी एक डायरेक्शन में, कभी दूसरे डायरेक्शन में, कभी इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है, तो ये इसका नेचर होता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, करंट चेंज होगा, वैसे वैसे इसके क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगा, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। अब हमको डिस्कस करना है कि ईएमएफ जो जनरेट होगा किस तरीके से काम करेगा। तो दो तीन बातें आपको यहाँ पे समझ में आई। पहली बात कि ट्रांसफार्मर काम क्या करता है, ट्रांसफार्मर करता है क्या, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात कि इस किस प्रिंसिपल पे बेटा ये काम करता है, तो ये काम करता है क्या, म्यूचुअल इंडक्शन पे, राइट, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और कुछ और बातें इसमें डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर में, कुछ और बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसफार्मर में। बहुत ही ध्यान से टॉपिक देख लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कर, नहीं करना है आपको, बिल्कुल इसको देख के चलना है अच्छे से, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो चलिए अब आगे की बातें हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब ट्रांसफार्मर में आते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे ईएमएफ जनरेट है, मान लीजिए कि अगर हम प्राइमरी कॉइल की बात करें कि भाई प्राइमरी कॉइल में कितना ईएमएफ जनरेट होगा, तो आपको याद होगा फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या होता है बेटा, फैराडे लॉ होता है कि जो ईएमएफ होता है वो किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होता है उस कॉइल में लगाया गया नंबर ऑफ टर्न और चेंज इन फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका है क्या, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो अगर हम बात करें कि प्राइमरी कॉइल में है ना कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाले प्राइमरी कॉइल में, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल पीसी है ना, प्राइमरी कॉइल में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो हो जाएगा आपका ईपी इक्वल टू माइनस ऑफ एनपी डेल्टा फाई वन अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई वन क्या है, सॉरी डेल्टा फाई वन नहीं रहेगा यहाँ पे, ओनली डेल्टा फाई रहेगा, राइट। तो ईपी इक्वल टू माइनस ऑफ एनपी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि जो फ्लक्स यहाँ जनरेट होगा वही फ्लक्स यहाँ भी जनरेट होगा, क्योंकि हम लोग ट्रांसफार्मर को मान रहे हैं 100% आइडियल। 100% आइडियल का मतलब है कि कोई भी फ्लक्स यहाँ लीकेज नहीं हो रहा है, यानी कोई भी फ्लक्स यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। वो अलग केस हो जाएगा जब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर क्या मानते हैं, पूरी तरीके से आइडियल है। तो जितना अब ये आपका जो आया है ईएमएफ इंड्यूस कहाँ आया है, प्राइमरी कॉइल में। अब निकालते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस सेकेंडरी कॉइल में कितना होगा। तो चलिए सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस निकालते हैं, तो लिखेंगे माइनस ऑफ एनएस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई क्या, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका ईपी अपॉन ईएस, राइट। अब यहाँ देखिए डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, ये दोनों कट जाएगा आराम से, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो बच्चा क्या, एनपी अपॉन एनएस, एनपी अपॉन क्या, एनएच। टी हो गया हमारा पहला फार्मूला, राइट। ये हमारा पहला फार्मूला, इसको क्या मानते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ईएमएफ जनरेट की, जो ईएमएफ का भाई जो दोनों कॉइल में जो ईएमएफ का रेशियो है, दोनों कॉइल में जो ईएमएफ का रेशियो है वो उनके नंबर ऑफ टर्म के रेशियो के बराबर है। एनपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, एनपी देखिए प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है, और एनएस क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, राइट। तो अब थोड़ा सा बात को और आगे ले जाते हैं हम लोग।
ठीक है, अब देखते हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप यहां निकालते हैं। अगर वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, देखिए हमने ट्रांसफार्मर को क्या माना, 100% आइडियल माना है। तो अगर 100% आइडियल माने तो जो ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही होगा जो इसके ईएमएफ के वोल्टेज के बराबर होगा। यानी कि इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वीपी, वीपी किसके बराबर होगा, ईपी के, और ईपी किसके बराबर है, एनपी अपॉन एनएस के। दूसरी बात की जो ईएस होगा वो किसके बराबर होगा, सॉरी, जो हमारा वीएस होगा किसके बराबर होगा, ये हमारा ईएस का होगा। अगर इन दोनों का रेशियो निकालें, अगर इन दोनों का रेशियो निकालें तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, ईपी अपॉन ईएस इक्वल टू क्या, बीपी अपॉन वीएस। अच्छा, ईपी अपॉन ईएस इक्वल टू वीसी, बीपी अपॉन वीएस हो गया, और कह रहा है कि ईपी अपॉन ईएस क्या, एनपी अपॉन एनएस के बराबर है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, ये एनपी अपॉन क्या हो गया, एनएस हो गया ना, एनपी अपॉन हमारा एनएस हो गया। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर, ये फाइनल हमारे पास एक फॉर्मूला और मिल गया कि भाई ईएमएफ और वोल्टेज। तो ईएमएफ और वोल्टेज अगर किसी आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ईएमएफ और वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है पूरा लास्ट तक, ठीक है। चलो, तो ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं तो बात को आगे, इसको जरूर नोट करिएगा आप लोग, है ना, साथ में नोट्स बनाते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे इसमें हम। देखो, ट्रांसफार्मर को 100% आइडियल मानने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर का जो रेजिस्टेंस मान रहे हैं, जो वायर लगाए हैं या जो यहाँ पे आयरन कोर यूज हुआ है ना, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या है, जीरो रेजिस्टेंस है। इसका मतलब कि कोई भी पावर लॉस अगर नहीं है तो आइडियल अगर ट्रांसफार्मर है, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, जो आपका इनपुट वोल्टेज होगा, है ना, जो आपका इनपुट वोल्टेज होगा, जो आपका इनपुट वोल्टेज होगा वो आपके आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा। यानी जो आपका इनपुट वोल्टेज होगा वो आपके आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा यहाँ पे। तो इनपुट वोल्टेज का अब हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े हैं कि V बराबर जो वोल्टेज इनपुट, यहाँ पे इनपुट पावर लिखना चाहिए था, तो जो यहाँ पे आपका इनपुट पावर होगा, इनपुट पावर वो आपके आउटपुट पावर के बराबर होगा, राइट, आउटपुट पावर के बराबर हो गया। तो अब आप लोग ओम्स लॉ याद करिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पावर बराबर क्या पढ़ा है, तो वहां पे पावर बराबर हम पढ़ा है क्या है, V इंटू आई, ये आपने वहां पे पावर बराबर पढ़ा है। तो पावर अगर यहाँ पे, तो हम लोग VP मान लेते हैं वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, और IP मान लेते हैं वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या मान ले, VS मान ले वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, और IS मान लेते हैं वोल्टेज इन करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे अगर हम लोग VP और VS का रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा, IS अपॉन IP हो गया। यानी कि जो आपका VP अपॉन VS का जो रेशियो हो रहा है वो IS अपॉन IP के रेशियो के बराबर है। अच्छा, इसके पहले जो इक्वेशन थर्ड माने थे हम लोग, वहां पे क्या माने थे भाई, वहां माने थे EP अपॉन ES इक्वल टू क्या था, वहां पे VP अपॉन VS था, इक्वल टू क्या था, NP अपॉन NS था, और आपको दिख रहा होगा VP अपॉन VS का जो रेशियो IS अपॉन IP है। यानी कि ये आपका जो है वो IS अपॉन IP के रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया, दिस इज और लास्ट फार्मूला, ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है। बस आपको चीजें याद रखनी कि ये तीनों का रेशियो सेम होता है, यहाँ भी प्राइमरी, यहाँ भी प्राइमरी, यहाँ भी प्राइमरी, लेकिन करंट में जाकर क्या हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है, राइट, करंट में क्या हो जाता है, ये सेकेंडरी हो जाता है। तो चलिए हम थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाते हैं, राइट। बेटा आप डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कितने तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं ना, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। भाई जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर अगर बात करें हम, तो पहला जो होता है हम लोग का होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ना, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
ये हो गया हम लोग का स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना। तब देखिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखिए नाम से पता चल रहा है कि स्टेप अप मतलब अप करेगा, यानी वोल्टेज को बढ़ाएगा। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो क्या करे, वोल्टेज को बढ़ाए। तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इसका मतलब हो गया कि हमारे जो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज जनरेट होगा वो प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होना चाहिए, है ना। कि जो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज जनरेट होगा वो प्राइमरी कॉइल से क्या ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपको सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज बढ़ाना है तो इसका मतलब आपको सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न बढ़ाना पड़ेगा। इफ देखो, इफ अगर यहाँ पे NS इज ग्रेटर देन NP रखते हैं, अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो इसका मतलब कि सेकेंडरी कॉइल में आपको नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखना पड़ेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा NS और NP का जो रेशियो आएगा, है ना, इस NP को उधर ले आए, ये 1 से बड़ा हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो NP अपॉन, अगर इसको उल्टा करें हम लोग ना, NP अपॉन NS करें, अगर NS अपॉन NP का रेशियो 1 से बड़ा है तो NP अपॉन NS का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं यूजिंग, अभी हम लोग पढ़े थे कि Vp अपॉन जो Vs की वैल्यू थी वो आपके क्या थी, NP अपॉन NS के बराबर थी, है ना। जो Vp अपॉन Vs की जो वैल्यू थी वो आपका NP अपॉन NS के बराबर है। अब कह रहा है बेटा कि NP अपॉन NS की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, यानी कि ये भी क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या कि Vp अपॉन Vs की वैल्यू 1 से छोटी हो गई। तो इस Vs को उधर भेज दिया अगर, तो हमको क्या पता चल गया कि जो Vp है उसकी वैल्यू क्या है, Vs से छोटी है। जो Vp है उसकी वैल्यू हमारे Vs से छोटी होगी। Vs से छोटी होने का मतलब है कि सेकेंडरी कॉइल में हमने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज को बढ़ाएगा, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज को कम करेगा। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज बढ़ने का मतलब है कि सेकेंडरी कॉइल में करंट कम हो जाएगा, क्योंकि हमने उल्टा रेशियो देखा था ना कि अगर सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि सेकेंडरी कॉइल में करंट कम हो जाएगा, और अगर प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा है तो प्राइमरी कॉइल में करंट क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे रिवर्स चलता है ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमेशा याद रखिएगा कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहेगा और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम रहेगा। इसी कारण सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा होगा, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज कम होगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो चलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं हम लोग कि भाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लो। यहाँ पे पक्का ये 3 नंबर में आने वाला है इस साल। तो चलो बात करते हैं अब दूसरा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है ना, अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है, ठीक है, तो स्टेप डाउन में आपको क्या करना पड़ेगा, इफ उसका रिवर्स करेंगे, वहां पे क्या किए थे, नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाए, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाए थे। अब घटाना है तो क्या करेंगे, इस बार प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखेंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल। इफ NP इज ग्रेटर देन NS, यानी कि यहां से अगर आप देखें तो भाई NP अपॉन NS का रेशियो क्या आएगा, ये 1 से बड़ा आएगा, है ना। कि NP, अगर NP की वैल्यू NS से बड़ी है तो इसका मतलब कि NP अपॉन NS का रेशियो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो अगर हम लोग यूज कर रहे हैं यूजिंग Vp अपॉन Vs इक्वल टू, हम लोग पढ़े NP अपॉन NS है, राइट। अब बेटा कह रहा है NP अपॉन NS की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये भी 1 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब कि Vp अपॉन Vs का जो वैल्यू है 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब कि जो हमारा Vp होगा वो भी क्या होगा, हमारा 1 से Vs से बड़ा होगा। तो देखिए हमने प्राइमरी कॉइल में क्या किया, वोल्टेज बढ़ा दिया एज कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल। तो बिल्कुल स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पक्का आपको याद रखना अच्छे से कि अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है इसका मतलब को सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न बढ़ाना पड़ेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, और अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है इसका मतलब कि आपको सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम करना पड़ेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में, भाई ट्रांसफार्मर किस रेशियो हमारा काम करेगा। तो चलिए हम टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, राइट। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर ना, कि किस तरीके से एनर्जी कहाँ से लॉस होती है ट्रांसफार्मर में, किस तरीके से हमारी एनर्जी लॉस होगी, तो उसको देखते हैं। तो जो पहला हम लोग पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो ड्यू टू, पहला होगा हम लोग का क्या, ड्यू टू फ्लक्स लीकेज, राइट, ड्यू टू फ्लक्स लीकेज, है ना। पहली जो एनर्जी होगी वो फ्लक्स लीकेज के थ्रू हुई। देखिए हम लोग ट्रांसफार्मर को 100% आइडियल माने थे, राइट,
लेकिन आप जानते हैं प्रैक्टिकली तौर पे कोई भी ट्रांसफार्मर 100% आइडियल होता नहीं है। कोई भी प्रैक्टिकली तौर पे कोई भी ट्रांसफार्मर 100% आइडियल नहीं होता है। तो अगर 100% आइडियल नहीं है तो इसका मतलब कि कुछ न कुछ एनर्जी वहां पर लॉस हो रही है। तो पहली जो एनर्जी लॉस होती है फ्लक्स लीकेज के कारण। तो फ्लक्स, इसका मतलब कि जो यहाँ फ्लक्स जनरेट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स जनरेट होगा, वो फ्लक्स यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। तो 100% फ्लक्स यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। यानी कि आपको जो ट्रांसफार्मर की जो शीट दिखाई दे रही है, उस शीट के बीच में क्या होता है, गैप होता है, वहां पे एयर चली जाती है। तो कुछ फ्लक्स क्या होता है, एयर के थ्रू निकल जाता है वहां से, राइट। तो इसका मतलब कि 100% यहाँ पे आपका फ्लक्स पहुंच नहीं पाता है। तो इसका मतलब कि जो एनर्जी लॉस होती है फ्लक्स के कारण लॉस होती है, क्योंकि वहां पे कुछ फ्लक्स लीकेज हो जाता है। दूसरी जो एनर्जी यहाँ पे लॉस होती है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, यानी जो कॉइल आप लपेट रहे हैं आप ना, हमने माना था कि 100% आइडियल रेजिस्टेंस जीरो है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे किसी भी ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस देखो जीरो होता नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो कॉइल आप लगाए हैं, इस कॉइल का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही ना, है ना। ये जो आप कॉइल लगा रहे हो, इस कॉइल का क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जब रेजिस्टेंस हो गया भाई साहब, तो रेजिस्टेंस का मतलब वहां पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही। तो वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब क्या है, वहां पर एनर्जी खर्च हो रही है। इसका मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे जो लगा रहे हैं कॉइल, उसके रेजिस्टेंस के कारण क्या है, यहाँ पे कुछ एनर्जी खर्च होगी। तो मान लीजिए अगर आपको बचाना है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, तो क्या कॉइल क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या कि हम चाहते हैं क्या कि हमारा जो कॉइल है वो कम से कम रेजिस्टेंस का हो, यानी पावर लॉस से जो एनर्जी लॉस हो रहा है हमारा क्या हो, कम से कम हो। तो एनर्जी लॉस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, एनर्जी लॉस को कम करने के लिए हम जो आप पढ़े हैं कि जो R इक्वल टू होता है रो L बाई ए, यानी कि जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जितना मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो लंबाई हम लोग उतनी रखेंगे, लेकिन हम लोग थिन वायर की जगह थिक वायर लगा देंगे, ताकि हमारा क्या हो, रेजिस्टेंस कम हो जाए और पावर लॉस, यहाँ पे एनर्जी लॉस कम से कम हो, ठीक है ना। और दूसरा, अगर आपको फ्लक्स लीकेज से बचना है, मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि फ्लक्स लीकेज से हम बचे, तो फ्लक्स लीकेज से बचने के लिए हम लोग जो यहाँ पे जो शीट को लगाते हैं, उस शीट के बीच में गैप नहीं रखेंगे। हम लोग शीट को क्या करेंगे, पूरा तरीके से कंप्रेस्ड फॉर्म में लगाएंगे, ताकि वहां पे गैप ना हो और फ्लक्स लीकेज ना हो। तो दो हो गया यहाँ पे। तीसरा जो होता है वो ईडी करेंट, है ना, कि भाई ईडी करेंट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जो एनर्जी खर्च होती है ड्यू टू ईडी करेंट, है ना, ईडी करेंट कारण में कुछ एनर्जी खर्च होती है। देखो ईडी करेंट क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान सुना, कि मान लीजिए कि हमारा कोई आयरन, पीस ऑफ आयरन है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या होगा, इस आयरन में, और मैग्नेटिक फील्ड मानते वेरिएबल नेचर का है, जो बी हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर बी वेरी करेगा तो इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट होगा वो भी वेरी करेगा। यानी वेरी करने का मतलब क्या, चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स अब जीरो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स होगा, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और इंड्यूस करंट होगा यहाँ पे। तो वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है ना, यानी कि इंड्यूस करंट सर्कुलर फॉर्म में जनरेट होता है। तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी लॉस ईडी करंट के थ्रू होती है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जितना ज्यादा करंट यहाँ पे इंड्यूस होगा, रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, यानी कुछ एनर्जी ईडी करंट के थ्रू खर्च होनी है। चौथा जो पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है वो क्या है, ड्यू टू हिस्टेरिसिस। एनर्जी लॉस, हिस्टेरिसिस का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जब कोई सब्सटेंस बार बार मैग्नेटाइज हो और डीमैग्नेटाइज हो, जब कोई सब्सटेंस बार बार क्या हो, मैग्नेटाइज हो, डीमैग्नेटाइज हो, तो वहां पे एनर्जी खर्च होती है हमारी। तो ये हो गया क्या हम लोग का, और उसी को हम लोग कहते हैं हिस्टेरिसिस। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान जो एनर्जी खर्च होती है उसे कहते हैं क्या, हिस्टेरिसिस कहते हैं। क्योंकि इसमें जा रहा है अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इस तरह का है। तो इसका मतलब कि कुछ हद तक क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, है ना। तो बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के चलते क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी लॉस होती रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर। ये हम लोग का ट्रांसफार्मर टॉपिक है यहाँ पे। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं हमारे, है ना, बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, है ना, उसको भी दिख लेते हैं। तो देखते हैं भाई न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इसमें। तो देखिए पहला जो न्यूमेरिकल यहाँ पे है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
अच्छे से दिख रहा है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर हैज 500 प्राइमरी टर्न्स, 500 primary turns and 3000 secondary turns. If the primary voltage is 240 volt, determine the secondary voltage assuming an ideal transformer. ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो क्या है, कह रहा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर आपको मानना है, यानी आइडियल ट्रांसफार्मर मान के आपको काम चलना है, ठीक है ना। तो देखो पहले क्या क्या दिया है, 500 प्राइमरी टर्न दिया है, इसका मतलब कि आपको ये क्या दे दिया है, एनपी बराबर कितना दे दिया है, 500 टर्न दे दिया है ना। इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, 500 टन एनपी टन। अच्छा सेकेंडरी टन देखिए 3000 दिया है, यानी एनएस की वैल्यू आपको दे दी गई है। सेकेंडरी टन दिया है कितना, 3000, तो हो गया क्या हमारा एनएस बराबर। इफ द प्राइमरी वोल्टेज दिया है, प्राइमरी वोल्टेज का मतलब यहाँ पे वीपी आपको दे दिया है, तो वीपी कितना है यहाँ पे 240 वोल्ट है, वीपी हमारा कितना 240 वोल्ट कह रहा है, डिटरमाइन द सेकेंडरी वोल्टेज। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, हमको वीएस निकालना है। तो वीएस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जो हमारे पास है, कौन सा फॉर्मूला भाई, कि जो Vp अपॉन Vs है उसकी वैल्यू क्या है, Np अपॉन Ns के बराबर है ना। Vp अपॉन Vs की वैल्यू Np अपॉन Ns के बराबर है। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या किए, यहाँ पे यूज कर लिए। अब क्या करना है, हमको वैल्यू रखनी है यहाँ पे, तो Vs हमको निकालना है, तो पहले वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो Vp यहाँ पे कितना दिया है, 240 वोल्ट है, ये गया 240, और Vs हमको मान लो निकालना ही है, और Np हो गया आपका 500 हो गया, यहाँ पे ये 500 होगा, और NS कितना हो गया, 3000 हो गया। तो इसको काटेंगे तो ये कितना 1/6 बार में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 240 डिवाइडेड बाई Vs इक्वल टू कितना हो गया, 1/6, और क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो Vs इक्वल टू 240 इंटू क्या 6, कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, 4 हो गया, 2 कैरी हो गया, तो 1440 वोल्ट का यहाँ पे क्या आया, तो ये आपका सेकेंडरी वोल्टेज आ गया 1440 वोल्ट का। आई होप कि ये न्यूमेरिकल देखिए बहुत आसान न्यूमेरिकल है, 2 नंबर में आ सकता है ये न्यूमेरिकल आपका। और ऐसा नहीं कि ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, घुमा के क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं है, क्योंकि इसमें स्कोप ही नहीं कि क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमा के पूछे, या जो थ्योरी पूछेगा बहुत ज्यादा घुमा के पूछेगा, है ना, उसी में से पूछेगा, आपको प्रॉपर अच्छे से याद रखना है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। इसको अच्छे से आप लोग पहले नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन आइडियल ट्रांसफार्मर विथ टर्न्स ऑफ रेशियो ऑफ 2:7, यानी यहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर के रेशियो दे दिया है ना, नंबर ऑफ टर्न का रेशियो दे दिया है, ठीक है। इज फेड फ्रॉम 240 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन इट्स आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, देखो इसका सॉल्यूशन करने जाए हम ना, इसका मतलब कि यहाँ पे Np अपॉन Ns का रेशियो आपको दे रखा है 2/7 है, राइट। तो 2/7 Np अपॉन Ns का रेशियो दे रखा है, और उसके बाद यहाँ Vs की वैल्यू आपको दे रखी है, सॉरी Vp की वैल्यू आपको दे रखी है। ये प्राइमरी वोल्टेज है, सप्लाई आप देंगे तो हमेशा इनपुट में देंगे, और इनपुट कहाँ होता है, प्राइमरी होता है। तो यहाँ पे Vp की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, 240 वोल्ट। तो कह रहा है डिटरमाइन इट्स आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज का मतलब आपको Vs निकालना है, तो Vs निकालना है। तो चलो सेम फार्मूला वही जो पीछे यूज किए थे वही यूज करना है यहाँ पर। तो यूजिंग हमारे पास क्या हो गया कि Vp अपॉन Vs की जो वैल्यू है वो आपका क्या हो गया, Np अपॉन Ns के बराबर हो गया, राइट। तो Vp अपॉन Vs, तो Vp आपको देखिए कितना दे रखा है भाई, Vp आपको दिया है 240, राइट। Vs निकालना ही है, और रेशियो दिया है तो Np अपॉन Ns कितना 2:7 दे दिया है। तो अगर आप Vs निकालोगे तो इसको उधर भेज दो, 7/2 इधर आ गया, तो हो जाएगा कितना 240 इंटू 7 डिवाइडेड बाई कितना 2, इसको काटेंगे तो 120 बार में कट जाएगा, तो कितना हो गया 0 और 4 हो गया, और 840 वोल्ट, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज हमारा आएगा कितना आएगा, 840 वोल्ट आएगा, राइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। आई होप कि बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये हमने ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो अगला क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए होमवर्क है ना, ये अगला क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए क्या होमवर्क है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एन आइडियल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू 240 वोल्ट मींस सप्लाई द 12 वोल्ट 150 वाट लाइन, कैलकुलेट द ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो, यानी कि आपको सिंपली आपको Np अपॉन Ns का रेशियो पूछा हुआ है, राइट। और दूसरा पूछा है करेंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई, यानी कि आपको Is की वैल्यू पूछी भी,
तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये दोनों टर्म आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कितना आंसर आएगा, और अगर नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अगली वीडियो पे जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।